तमाम सम्मानित शिक्षकों को मैं इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। मैं संतोष यादव। ये आपका शिक्षण कौशल पद्धति पार्ट 3 का एमसीक्यू क्वेश्चन है और इसमें मैं टोटल 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को समझिएगा। ये आपका आज का जो प्रश्न होगा मेरा 51 से 75 तक का क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा, ठीक है। और ये जो भी प्रश्न है सिलेबस आधारित है, ठीक है। और ये आपका झारखंड टीएनए जो आपका नवंबर में एग्जाम होना है सेकेंड राउंड का, उसके लिए हमने प्रश्न लेकर के आया है, ठीक है। तो ये जो है आपका एक मूल्यांकन परीक्षा है। परीक्षा जो है आपका यहाँ एक ट्रेनिंग के आधार पर लिया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसका तैयारी यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से लगातार करा रहे हैं। आप लोग लगातार बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्न करते हैं शिक्षण कौशल पद्धति पार्ट 3, ठीक है। इससे पहले हमने 2 पार्ट इसका करवा चुका है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आइए प्रश्न करते हैं प्रश्न संख्या 51। चलिए, प्रश्न है हमारा कि अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि। प्रश्न देखिए, एक शिक्षक का कमेंट्स आया था कि सर आप प्रश्न पढ़ते हैं तो पूरे प्रश्न को स्टडी कीजिए, मतलब पूरे प्रश्न को पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर पूरे प्रश्न को हम पढ़ने का काम कर रहे हैं और समझाने का काम कर रहे हैं। देखिए, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए, मतलब अनुशासन भंग कोई यदि छात्र करता है तो उसको दंड जो दिया जाना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। देखिए, भंग के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, या दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, या स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो निम्न में से कौन सा आंसर होगा? यदि अनुशासन भंग करने वाला कोई छात्र है तो उसको दंड ऐसा होना चाहिए हमारे हिसाब से कि दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले, ठीक है। अपने आप को क्या कर ले? सुधार ले। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं यहाँ पर टीएनए सेकेंड राउंड का जो आपका एग्जाम नवंबर में होना है उसके लिए संपूर्ण तैयारी करा सके और आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार जो है आप तक वीडियो सेंड कर सके। यह तभी संभव है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा, ठीक है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से मुझे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाऊं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, आप जो है पिछली बार टीएनए एग्जाम हुआ था उसमें आपको पता है कि लंबे लंबे प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो इसीलिए हमने क्या किया कि अबरी बार वाला जो भी हमने ये प्रैक्टिस सेट करा रहा है एमसीक्यू, इसमें लंबे लंबे प्रश्नों को ऐड किया है, ठीक है। और ये जो है आपका शिक्षण कौशल पद्धति से लिया गया प्रश्न है, सीडीपी जिसको बोलते हैं। और इसके बाद हम मैथ का भी प्रश्न कुछ करवाएंगे, विज्ञान का भी कुछ प्रश्न करवाएंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अब हम देखते हैं प्रश्न का आंसर। यहाँ पर सी हो गया आपका। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 52 नंबर। ये रहा स्क्रीन पे आपका प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है टीएनए एग्जाम 2025 के लिए। देखिए कह रहा है कि किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है किंडरगार्टन, गार्टन, ठीक है। यहाँ पर देखिए किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर जो होगा जर्मनी होगा। क्या होगा? जर्मनी होगा, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर
जर्मनी होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे 53 नंबर, और इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है, मतलब क्या ऐसा करें कि भाषा जो है हम लोग सीख लें। पाठ्य पुस्तक पढ़ना है, या सहायक पुस्तकें पढ़ना है, या अखबार पढ़ना है, या वार्तालाप करना है। देखिए, भाषा सीखना क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए वार्तालाप। देखिए, भाषा जो है आप तभी सीख पाएंगे जब दो व्यक्ति होंगे, तभी तो आपस में भाषा का आवागमन होगा, वितरण होगा, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक भाषा का उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर जो है वार्तालाप करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, ऑप्शन इसका 3 नंबर करेक्ट होगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए, भाषा एक संप्रेषण का भी माध्यम है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 54 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे आपका प्यारे साथियों। इस प्रश्न का आंसर आप बताइए क्या होगा। देखिए, प्रश्न है कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। छात्रों के चरित्र का निर्माण कर रहे हैं आप, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका होगा। तो आपको पता है कि ये स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की होगा। यानी कि अगर जो व्यक्ति छात्र को शिक्षा दे रहा है वही चरित्रहीन है, तो बच्चा को चरित्र अधिक चरित्रवान कैसे बना सकता है। यानी कि यहाँ पर अध्यापक के केवल उपदेश देने से नहीं होगा। ठीक है, छात्र का चरित्र का निर्माण केवल अध्यापक के उपदेश देने से नहीं होगा। और यहाँ देखिए है कि महापुरुष की जीवन गाथा पढ़ाने की केवल जिसमें है, वो भी आपका मतलब महापुरुष के जीवन गाथा पढ़ाने वाला भी चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता है। इसके बाद है धार्मिक शिक्षा। यदि कोई शिक्षक केवल धार्मिक शिक्षा देता है, तो उससे भी बच्चा का चरित्र का निर्माण नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारी समझ से ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं 55 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का आंसर हमारे हिसाब से क्या होगा। आइए पहले प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। समझिएगा प्रश्न को, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। यानी कि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण उत्तम है, मतलब सबसे कौन सा उत्तम विधि है। भ्रमण विधि है, या प्रोजेक्ट विधि है, या भाषण विधि है, या पाठ्य पुस्तक विधि है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर शिक्षण की विधियों में से वास्तविक अनुभव यदि बच्चा को प्रदान करना है, तो उसके लिए सबसे उत्तम साधन यदि है तो भ्रमण है। क्योंकि बच्चा लोग को आप क्या कराते हैं, साल में एक बार भ्रमण कराते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं ले जाते हैं भ्रमण करने के लिए। तो भ्रमण करने से क्या होता है, बच्चा में एक अनुभव जागता है। ठीक है, प्रोजेक्ट केवल कराने से बच्चा का वास्तविक अनुभव नहीं होगा। ठीक है, अनुभव प्रदान नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक पढ़ाने से भी केवल नहीं होगा। केवल भाषा विधि का ज्ञान देते हैं तो उससे भी नहीं होगा। प्यारे साथियों, भ्रमण से जो है वास्तविक अनुभव जागेगा बच्चा का। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 56 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या होता है। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप मतलब आपको पता है कि निःशुल्क जो है ये आपका 2009 से 14 वर्ष के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था,
सॉरी यहाँ 2019 लिख दिए हमने, 2009 होगा, ठीक है, 2009 होगा। और ये निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं 1 अप्रैल प्यारे साथियों 2010 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? 1 अप्रैल 2010 होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न का आंसर। बालकों में साक्षरता बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, देश में साक्षरता बढ़ी, या ये सभी? तो प्यारे साथियों, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बालकों में साक्षरता बढ़ा, अधिक से अधिक बच्चा साक्षर हुआ, और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, मतलब गांव के बच्चा भी इससे पढ़ना चालू कर दिया, देश में साक्षरता बढ़ी, और ये सभी यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे प्यारे साथियों 57 नंबर, ठीक है। और देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या है और इसका आंसर क्या होगा। देखिए करा कि नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी प्यारे साथियों? तो इस प्रश्न का आंसर डाल्टन होगा, या जॉन डे भी होगा, या होगा, या एनी बेसेंट होगा। तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत जो है पोवेल ने किया था, ऑप्शन सी याद रखिएगा, पोवेल, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 57 के बाद आपका आता है 58 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? ध्यान दीजिएगा, करा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि, यह विचार किसका था? ठीक है, यह विचार किसका था? शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। समझिएगा प्रश्न को, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व यदि अभिरुचि है तो यह विचार किसका था? यह विचार किसका था? यहाँ अभिरुचि, यह विचार किसका था? रूस को, या मरिया मंटेसरी को, या मैकडगल को, या टीपी नन को? तो इस प्रश्न का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि जो है यह किसका विचार था? टीपी नन का था, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 60 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे प्यारे साथियों। करा है कि भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक कौन थे? स्त्री शिक्षा का महान समर्थक मतलब स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए बहुत प्रयास किए और दिलाने के लिए, उनके अधिकार को लड़ने के लिए, उनके अधिकार को दिलाने के लिए कौन लड़े? तो वो लड़े डॉक्टर कार्वे, याद रखिएगा डॉक्टर कार्वे। महात्मा गांधी नहीं होगा, रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं होगा, और रविंद्र नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डॉक्टर कार्वे, ठीक है। अगर पूछा जाए प्रश्न कि डॉक्टर कार्वे कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के थे प्यारे साथियों, महाराष्ट्र के थे, याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर महाराष्ट्र होगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग 59 नंबर देखेंगे, ये रहा स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। बताइए क्या होगा? आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। क्या थे? भारतीय स्कूल। आजकल के आवासीय स्कूल की तरह, जैसे आजकल आवासीय स्कूल है उसी तरह से भारतीय पद्धति के स्कूल थे। क्या थे? मदरसे थे, आश्रम थे, गुरुकुल थे, या मकतब थे? तो गुरुकुल थे, याद रखिएगा गुरुकुल थे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्यारे साथियों यहाँ पर प्रश्न 61 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये आपका टीएनए एग्जाम में
पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है। बच्चा जो है उसका प्रथम अध्यापक कौन होता है, मतलब पहला गुरु कौन होते हैं। तो इसके बारे में आपको पता है, आप गुरु हैं इसलिए आपको तो पता होना चाहिए। उनका अपना चेतन मन, या उनका पर्यावरण, या उनके माँ बाप, या अध्यापक। तो देखिए किसी भी बच्चा का पहला गुरु जो होते हैं उनके माता पिता होते हैं, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो सारा कर्म क्रिया उसके माता पिता ही करते हैं। माता पिता के संपर्क में रहता है बच्चा, इसलिए उसको माता पिता सिखाते हैं कि वो पापा है, वो दादा है, वो मम्मा है, इसको ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं, सभी चीजों के बारे में ज्ञान देते हैं पहले माता पिता। इसका मतलब कि पहला गुरु जो है कौन है, माता पिता हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 62 नंबर, और इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए करा है कि शिक्षण का कार्य, शिक्षण का कार्य क्या होता है। हर व्यक्ति कर सकता है, शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, या हर व्यक्ति के वश का नहीं है, या पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, या बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं। देखिए शिक्षण का कार्य जो है बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं, ये गलत है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, ये भी गलत है। हर व्यक्ति कर सकता है, ये भी गलत है। हर व्यक्ति के बस का नहीं है। शिक्षण का कार्य जो है हर व्यक्ति के बस का नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे हम लोग 63 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है, और ज्यादा देखिए टीएनए का एग्जाम जो होना है इसमें ज्यादा आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सीरियस हो करके आप कुछ कर नहीं लीजिएगा, इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। आपका जो पूर्णत्व ज्ञान होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका वहां पर टीएनए आकलन परीक्षा जो है, गणना परीक्षा पूछा जाएगा उसमें प्रश्न। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से आपके अंदर क्या एक्टिविटी है उसकी जांच हो रहा है। ठीक है, तो इस जांच में देखिए करा है कि सीखने का मुख्य तत्व है। सीखने का मुख्य तत्व क्या है, सीखने की इच्छा रखने वाले, या अनुकूलन परिवेश, या प्रेरणा, या ये सभी। देखिए सीखने का मुख्य तत्व सीखने की इच्छा रखता है, अनुकूल परिवेश में रहता, पर्यावरण, और ये सब, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। सीखने की मुख्य तत्व ये तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर प्यारे साथियों करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 64, और 64 नंबर देखिए क्या करा है। प्रश्न है कि अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का, या ये सभी। तो प्यारे साथियों एक अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए, जो अच्छा शिक्षक है उसको किसका ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का, या ये सभी। तो ये सभी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर 65 नंबर, और इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कह रहा है कि डेबी के अनुसार शिक्षा एक है। डेबी के अनुसार शिक्षा क्या है ये बताना है। सामाजिक आवश्यकता है, या व्यक्तित्व आवश्यकता है, या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या सैद्धांतिक आवश्यकता है। डेबी के अनुसार, डेबी जो है वो बोले थे कि शिक्षा क्या है, एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। शिक्षा केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं है, शिक्षा केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं है, व्यक्तित्व आवश्यकता नहीं है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, सैद्धांतिक अवस्था भी नहीं कर सकते। ठीक है,
चलिए प्रश्न हम लोग देखेंगे 66 नंबर, और इस प्रश्न का आंसर जो है क्या होगा प्यारे साथियों, करा कि खेल के माध्यम से शिक्षा, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, या रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या समूह प्रवृत्ति को दबाती है। देखिए खेल के माध्यम से शिक्षा जो मिलता है वो मनोवैज्ञानिक होता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 67 नंबर, जो कि आपके सामने प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा प्यारे साथियों। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है, खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, खेल क्रिया कीजिए और शिक्षा पाइए। ठीक है, खेल एक क्रिया है और क्रिया करने के साथ साथ शिक्षा भी मिलेगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद 68 नंबर हम लोग देखेंगे, बहुत शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या होगा? पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या होगा? छात्र के पूर्व ज्ञान का पता होगा, या विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा, या शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होगा, या ये सभी होंगे। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि पाठ्य योजना यदि आप सही बना रहे हैं तो उसके लिए छात्र के पूर्व का ज्ञान का आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको पता नहीं है कि इस छात्र को क्या आ रहा है, कितना तक ही है, इसका कितना बुझाता है, और आप पढ़ा रहे हैं कुछ और उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान ये भी आपको होगा, ये भी होगा, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान ये भी होना चाहिए। अब देखिए अगर मान लीजिए ऑप्शन डी नहीं दिया जाए, मतलब ये सभी नहीं दिया जाए, तब कौन आंसर होगा? तो प्यारे साथियों पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्र के पूर्व का ज्ञान का पता हो, मतलब छात्र के बारे में आपको पता है कि पहले से इसको कितना समझदारी है, कितना इसको आता है, कितना जानकारी है, और कितना से हमको बताना चाहिए, यानी कि ये वाला ज्ञान आपको पता है, तभी आप उसको पाठ्य योजना को सही बना सकेंगे। इसके बाद प्रश्न देखिए 69 नंबर, और 69 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, या ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, या याद होता है, या गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है? गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो यहाँ पर जो है अभ्यास से क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, मतलब आप किसी चीज के बारे में अभ्यास कर रहे हैं तो अपने ज्ञानेंद्रियों को क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। ठीक है, प्रशिक्षित कर रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। छात्रों के आवेग, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभव है। देखिए आवेग का मतलब क्या होता है समझिएगा, आवेग का मतलब होता है इमोशन। क्या होता है? इमोशन होता है प्यारे साथियों। ठीक है, आवेग का मतलब इमोशन होता है, और दमन कर रहे हैं मतलब दबा रहे हैं। अगर आप छात्र के इमोशन को दबा रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वे संभवतः क्या होगा? वे अनुशासन मानने लगते हैं, या उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, या उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, या बी और सी दोनों होगा।
देखिए यहाँ पर उनमें विद्रोह का भावना होगा, भावना पनपने लगेगा और उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न समझ गए होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 71। ठीक है, देखिए शिक्षा में प्रयोजनवाद प्रयोज प्रयोजनवाद सॉरी यहाँ पर प्रयोजनवाद लिखा गया है। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? किलपैट्रिक था, या पेस्टलॉजी था, या विलियम जेम्स था, या जॉन डीवी था? तो इस प्रश्न का आंसर प्यारे साथियों यहाँ पर क्या होगा? विलियम जेम्स होगा। ठीक है, चलिए किसने कहा था कि शिक्षा त्रिमुखी है? तो ये जो है याद रखिएगा जॉन डीवी ने कहा था। कौन कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। इसके बाद प्रश्न हम लोग 72 देखेंगे और इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग को पता चल सके कि कैसे हम लोगों को पढ़ना है, क्या चीज हम लोग को टीएनए एग्जाम में पूछे जाएंगे और क्या हमारा सिलेबस है वो भी आप लोग जान सकते हैं। इस चैनल पर आपका सिलेबस जो है दिया गया है। ठीक है, देखिए शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने की श्रेय किसका है? तो देखिए डाल्टन यहाँ पर है तो इसको देख करके डाल्टन नहीं मार दीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, डॉक्टर डाल्टन नहीं होगा। ठीक है, किलपैट्रिक भी नहीं होगा, पेस्टोलॉजी भी नहीं होगा, यानी कि करेक्ट आंसर पार्क हर्स्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न 73 प्रश्न है प्यारे साथियों कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? स्पेनर्स होगा, या पेस्टोलॉजी होगा, या डीवी होगा, या हर्बर्ट होगा? तो इसका आंसर जो है हर्बर्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? हर्बर्ट होगा। हर्बर्ट को शिक्षा का मनोवैज्ञानिक जनक कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न है, ये रहा आपका 74 नंबर। और 74 नंबर जो है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? समझिएगा, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मिंकेन का है, या अरस्तु का है, या रूसो का है, या जॉन लॉक का है? तो इसका आंसर मिंकेन होगा। क्या होगा? मिंकन ये कथन कहे थे कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वही हो सकता है जो स्वयं एक बालक के जैसा हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न 75 नंबर देखेंगे और ये जो है आज के क्लास का आपका आखिरी प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। संप्रेषण की कक्षा में पूछ रहा है, यानी कि कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है ये पूछा जा रहा है। बाहरी हस्तक्षेप है, शिक्षण सामग्री का अभाव है, या शिक्षक के स्तर पर भ्रांति है, या कक्षा में शोरगुल है। देखिए केवल शोरगुल करने से बाधा नहीं होगा, यहाँ पर मेन जो है आपका शिक्षक के स्तर का भ्रांति होगा, क्योंकि देखिए शिक्षक ही क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बच्चा तो शोरगुल करेगा ही। ठीक है, केवल बच्चा को दोष देना अच्छी बात नहीं है, यहाँ पर जो है शिक्षक में भी कमी होता है,
किसी चीज का दिक्कत होता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनकी क्षमता नहीं होती उतना, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शिक्षक के स्तर पर भांति, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज के क्लास। आपका टीएनए एग्जाम जो नवंबर में होना है उसके लिए मैंने शिक्षण कौशल पद्धति का प्रश्न कराया। ठीक है, और अगले दिन मैं मैथ का भी प्रश्न कराऊंगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।